नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूँ प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के रोल क्या है, प्रकाश के खेल क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे, प्रकाश कैसे बिहेव करता है और प्रकाश से हम लोग संबंधित जो घटनाएँ हैं चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ना है, उसे हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ते हुए जाएँगे। इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी हैं उसके साइंस में 96 नंबर हैं और मैथमेटिक्स में 98 नंबर हैं। हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। तो ये मेरा खुद से तैयार किया हुआ नोट्स है प्रकाश का परावर्तन। और ये नोट्स में जो आप देख रहे हैं कि 3-4 कलर से लिखा गया है, तो रेड जो है वो प्रश्न को है और जो ब्लैक है वो उसका उत्तर है और जो ये ऑरेंज जो कलर है ये इस कलर से जो है आपको नोट्स लिखा गया है। और इस नोट्स का खासियत ये है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जितने भी नोट्स हैं में दिए हुए हैं वो सब नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मटेरियल ये प्रोवाइड किया जाए हमें, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। हम टेलीग्राम पर एक चैनल बना करके आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं प्रकाश क्या है। सबसे पहला बात यही आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो प्रकाश क्या है। तो सबसे पहला नंबर ये समझेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की संवेदना हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, प्रकाश का एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है प्रकाश है क्या। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की संवेदना हमें प्राप्त होती है। नोट जो लिखा हुआ है, अब प्रकाश का बिहेव के बारे में समझेंगे। प्रकाश अगर ऊर्जा है तो कौन सा तरंग है, ये किस तरह का बिहेव करता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो ये तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय वे सभी तरंगे होते हैं जिनके गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी माध्यम में जा सकते हैं। जैसे आप एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, जिसे हम लोग निर्वात कहते हैं, वैकेंट कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात में भी प्रकाश क्या होता है, गमन कर जाता है। सूर्य से प्रकाश की किरण चली और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हुए वापस हमारे पृथ्वी पर आ गई, जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकाश के गमन करने के लिए निर्वात में भी प्रकाश गमन कर रहा था, वायु में भी गमन कर रहा है और जल में भी गमन कर रहा है। तो प्रकाश के गमन करने के लिए यानी प्रकाश के संचरण करने के लिए, प्रकाश के जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी बात को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश एक कण है। सबसे पहला नंबर पॉइंट आया था कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अभी हम बोल रहे हैं प्रकाश एक कण है। कोई ऊर्जा और कोई कण कैसे हो सकता है, तो अभी हाल फिलहाल में ही वैज्ञानिक लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि प्रकाश कण के रूप में है या ऊर्जा के रूप में है। तो इसके लिए एक यंत्र लगाया गया देखने के लिए, प्रकाश के बिहेव को देखने के लिए। इसको डबल स्प्लिट कहते हैं, जो आप लोग 12 क्लास में पढ़िएगा। यंग का द्विछिद्र सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक यंत्र लगाया और देखा कि प्रकाश किस तरह का बिहेव करता है। तो जब यंत्र लगाया गया तो प्रकाश जो है वो कण के रूप में जाने लगा, और जब यंत्र हटा दिया गया तो प्रकाश तरंग के रूप में जाने लगा। तो इससे वैज्ञानिक लोगों ने यह बोला कि प्रकाश, अब सोचिए कि यंत्र देखने में लगा दिया कि प्रकाश के बिहेव को हम देखें, तो वो कण से कण हो जा रहा था, और जब यंत्र हटा दी जा रही थी तो वे लोग देखे कि ये तरंग के रूप में कार्य कर रहा है। तो वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि कहीं हमारा यंत्र तो खराब नहीं हो गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा, फिर से यंत्र अलग अलग यंत्र बनाकर फिर से चेक किया उन्होंने, तो देखा कि नहीं, हर बार यही सिचुएशन दर्शा रहा है। उस दिन से हम लोग दो चीज पढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप भी है और प्रकाश एक कण भी है, जिसके सबसे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। सर जो आइंस्टीन थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक है, सदी के वैज्ञानिक है, उन्होंने उसका नाम दिया था, छोटे कण को फोटोन कहा था। और प्रकाश के बारे में न्यूटन साहब का अद्भुत योगदान है। सबसे पहले वही उन्होंने ही मतलब कि इंद्रधनुष निकाल कर दिखाया था, 7 रंगों में वन पट जो है स्पेक्ट्रम जिसको हम प्राप्त करते हैं, उन्होंने बनाकर दिखाया था।
तो सबसे पहले प्रकाश समझ गए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। अब जब प्रकाश के बारे में समझते हैं तो प्रकाश स्रोत के बारे में समझते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? यानी प्रकाश कहीं से तो निकल रहा होगा, जहां से भी प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूध का स्रोत किसे कहेंगे? तो जहां से दूध निकलता है उसे दूध का स्रोत कहेंगे। जल का स्रोत क्या है? तो जहां से जल हम लोग लेते हैं वहां से जल का स्रोत हो गया, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये जल के स्रोत है। उसी तरह से प्रकाश का स्रोत क्या होगा? जिस स्थान से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती हैं या उत्सर्जित होती हैं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब प्रकाश स्रोत जो हो गया वो दो प्रकार के होंगे। प्रकाश किससे किससे निकलता है? तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि प्रकाश सूर्य से भी निकलता है, तारे से भी निकलता है, मोमबत्ती से भी निकलता है, हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है उससे भी प्रकाश निकलता है। यानी इन सबों से प्रकाश निकलता है। इसमें दो प्रकार की चीजें हैं, एक इंसान ने बनाया हुआ है और एक इंसान का बनाया हुआ नहीं है। जैसे सूर्य और तारे, इसको इंसानों ने नहीं बनाया है, उसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो जाते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रकाश स्रोत जिन्हें मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे में सूर्य और तारे। आप ध्यान रखिएगा इसमें चंद्रमा नहीं आता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश स्रोत नहीं है। वो चंद्रमा जस्ट लाइक एक आईने की तरह कार्य करता है। प्रकाश सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और टकरा करके हमारी पृथ्वी पर आता है, जिससे हमको चंद्रमा जो है चमकता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह जस्ट एक आईना की तरह रिफ्लेक्शन का काम करता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो वे सभी प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती को इंसानों ने बनाया है। मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, टार्च हो गया, दीपक हो गया, जिसे दिया कहते हैं। तो ये सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। हम प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? हम प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? हम तो प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त वस्तु में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। जिससे भी लाइट निकल रहा है, जिससे भी प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं और प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ दीपक हो गया इत्यादि। लेकिन प्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है और अप्रदीप्त में क्या अंतर है? कि प्रदीप्त वस्तु वे सभी वस्तुएं हैं जिनसे लाइट निकल रहा है उसे हम प्रदीप्त कहेंगे, और जिनसे लाइट नहीं निकल रहा है उसे अप्रदीप्त कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु और प्रकाश स्रोत में अंतर नहीं है। प्रदीप्त वस्तु का एक दूसरा नाम है जिसे हम दीप्तिमान कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम है दीप्तिमान वस्तु है। ये नोट में आ सकता है कि प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम क्या है, तो दीप्तिमान ऐसे आता नहीं है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हुआ, बुझा हुआ बल्ब। अब ध्यान से याद रखिएगा यहाँ पर कि बल्ब जो जलता हुआ बल्ब जो है वो प्रदीप्त होगा और बुझा हुआ बल्ब जो है वो अप्रदीप्त होगा। बुझी हुई मोमबत्ती, बुझा हुआ लालटेन। अब नोट नंबर यहाँ पर पहला है कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। हम अभी पहले बताए थे कि चंद्रमा का कोई अपना लाइट नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और चमकता है। तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आता है, जिससे चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? हम आखिर बात है कि कोई वस्तु प्रकाश आ रहा है तो हम उसको देख पा रहे हैं, तो कब देख पाते हैं, कैसे हम देख पाते हैं? आपसे हम पूछे कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बोर्ड के पीछे का पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये बात यह है कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, तो इसका डिफिनेशन है कि किसी वस्तु से लाइट जो वहां पर पड़ रही है उस पर, और लाइट टकरा कर वस्तु पे हमारी आंखों पर फिर आ रही है। पहले लाइट को जाना होगा, वस्तु पर टकराना होगा, टकरा करके हमारी आंखों पर आएगा, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। आपको मान लीजिए कि जैसे अब यहाँ पे हम खड़े हैं तो आपको हम दिखाई दे रहे हैं,
तो लाइट जो है हमारे चेहरे पर टकरा रही है, टकराने के बाद आपको आपके जो है कैमरा पर जा रही है और कैमरा से आपको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश टकराया और टकरा करके वो हमारी आंखों पर नहीं आएगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा, टकरा करके हमारी आंखों पर आना चाहिए, इसीलिए हम लोग देख पाएंगे। अब प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकीर्णन क्या है, जब सूर्य का प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, सूक्ष्म कण उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर करके चारों दिशाओं में उसे विकृत कर देते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकीर्णन के लिए, प्रकीर्णन के कारण ही दिन में रूम की कमरे की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। देखिए समझिए, सूर्य का प्रकाश बाहर है, आपके कमरे में तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो चमक रहा है, तो क्या हो रहा है कि धूल कण है और धूल कण उस प्रकाश के ऑब्जर्व कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है और अवशोषित करने पर चारों दिशाओं में बिखेर रहा है, बिखरा दे रहा है, तब उसको हम बोलेंगे कि ये प्रकीर्णित हो रहा है। दिन के समय कमरे की वस्तुएं जो है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देती हैं। तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वह सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही दिन के समय हम कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। दिन के समय जो है कमरे की वस्तु, हमको कोई भी चीज दिखाई दे रही है बिना बल्ब जलाए, तो वो क्या है, प्रकीर्णन है। हवा में जैसे रूम के अंदर या कहीं भी है, हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो वहाँ पर गैस के छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और चार दिशाओं में बिखेर देते हैं। आप जितने बच्चे हैं उनके घर में अगर कहीं मान लीजिए कि खपड़ा या फूस का मकान हो, तो आप देखते हो कि एक छोटी सी गोल लाइट उसमें से आती रहती है कमरे में, और उसमें आप देखिए कि धूल कण चमकते रहते हैं। तो वो धूल कण क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद चारों दिशाओं में उसे बिखेर देते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आगे है किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज का अंग्रेजी होता है बीम। अब हम लोग घर जब बनाते हैं तो घर बनाते वक्त बीम ढालते हैं, तो आप देखते हो कि बीम में कितने छड़ होते हैं, बीम में एक छड़ तो होता नहीं है, बीम में 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, जैसे मोटाई वैसा डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर किरण पुंज है, यानी यहाँ पर क्या है, किरणों का पुंज है, यानी कि जब किरणों, बहुत सारे किरण मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। हम किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होंगे, तो किसी भी चीज को आप समूह बनाइएगा तो कितने प्रकार का समूह बना सकते हैं, तो 3 प्रकार बना सकते हैं। एक होता है कि जो सारी किरणें एक जगह पर मुड़ जा रही हो, एक हो जा सकता है कि एक जगह से सारी किरणें फैल रही हो, और एक जगह ऐसा होता है कि सभी किरणें एकदम एक दूसरे के समांतर चल रही हो। तो 3 प्रकार के हम किरण पुंज बना सकते हैं, जिसका नाम है अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज हम 3 प्रकार के बना सकते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज तथा अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप इस फिगर को देखिए, इसमें सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती आ रही हैं। ये तीर का निशान बता रहा है कि इस डायरेक्शन में प्रकाश आ रहा है, तो ये किरण इधर आई और इस पॉइंट पर मिल गई, तो इस तरह से मिलता है, तो हम इसको बोलेंगे अभिसारी। एक जगह पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। और ये है समांतर, जो समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी 2 रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर समांतर किरण पुंज हो जाएगा। और ये हमारा है अपसारी। तो आप इसको याद रखने के लिए, समांतर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखिए, अभिसारी और अपसारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अभिसारी किसे कहेंगे और अपसारी किसे कहेंगे। तो आप समझिए कि अप माने होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर होता है, और ऊपर कोई भी चीज जाएगा तो फैलेगा। जैसे आप कोई भी गैस होता है, जैसे मान लीजिए कि कुकर है और कुकर का आप सीटी निकालिए तो देखिए गैस ऊपर की ओर फैल रहा है, तो ऊपर का मतलब फैलना समझ लीजिए, ऊपर का मतलब फैलना। तो अप माने ऊपर, अप अंग्रेजी का आप याद रखिए, अप मतलब ऊपर और फैलना, ऊपर माने फैलना, यानी कि प्रकाश की किरण इस तरह से फैलते हुए जाएगी तो इसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। प्रकाश एक बिंदु से फैलती हुई जा रही है तो क्या बोलेंगे हम,
अप बोलेंगे अपसारी, और ये सिकुड़ रही है तो अभिसारी। अब यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। समांतर किरण पुंज वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। और अपसारी बता ही दिए कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई जाती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाती हैं। अब समांतर में कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम प्रकाश एकदम एक दूसरे के समांतर समांतर होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभिसारी और अपसारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसके लिए आप याद रखिए कि अप माने ऊपर, अप माने ऊपर, और ऊपर माने कोई भी चीज आए तो फैल सकता है, तो फैलने वाला जो है वो अपसारी होगा और सिकुड़ने वालों को अभिसारी आप मान लीजिएगा। प्रकाशिक रूप से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दुनिया में वस्तु कोई भी है तो वो प्रकाशिक रूप से यानी प्रकाश के परफॉर्मेंस, प्रकाश के बिहेव पर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश में एक होता है कि जिसके आर पर हम देख सकते हैं, जैसे 2 आदमी बात कर रहे हैं तो 2 आदमी के बीच में कौन सा माध्यम है? हवा है, गैस के अणु है, जलवाष्प के कण है। आप पढ़े होंगे कि वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और 1% सभी गैसेज हैं और जलवाष्प है, तो उनके बीच में है ना। और प्रकाश आसपास मतलब कि आर पार से साफ, बिल्कुल साफ साफ हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश जो है हवा में भी जा सकता है, उसको हम देख सकते हैं। तो 3 प्रकार की जो है वस्तुएं होती हैं प्रकाशिक रूप से। एक को कहते हैं पारदर्शी, दूसरा को कहते हैं अपारदर्शी, और तीसरा को कहते हैं पारभासी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो पारदर्शी का मतलब था जिसके आर पार, पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब दिखाई देना, तो जिसके आर पार बिल्कुल हम आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत बगैर हम देख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार आ जा सकती हैं, अर्थात जिनके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाती है। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इत्यादि हो गया, वायु भी हो गया, निर्वात भी होता है। लेकिन निर्वात चूंकि आकाश में आप जाइएगा तो वहां पर काला हो जाएगा, निर्वात यहाँ पर अभी संभव नहीं है। लेकिन अगर हम किसी ट्यूब में बंद हो जाए और वहां पर हवा ना हो तो उसको निर्वात बोलेंगे, उसमें भी हम आर पार देख सकते हैं किसी चीज को। अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी के किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं आ जा सकते हैं, अर्थात जिनके आर पार देखा न जा सके, बिल्कुल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे हम आप किसी कमरे में हैं और दीवार के उस तरफ आप देख नहीं सकते, तो वो अपारदर्शी वस्तु है। या मान लीजिए कि कोई कागज का मोटा पूरा पेज ले लेंगे हम, कागज या मतलब कि किताब है और किताब के आर पर हम देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अपारदर्शी वस्तु है, यानी जिसके आस पास आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया, इत्यादि। पारभासी किसे कहते हैं? तो पारभासी का मतलब होता है कि ये दोनों के बीच का है, पारदर्शी और अपारदर्शी, इन दोनों के बीच का टर्म जो है उसका नाम है पारभासी। यानी दिखाई तो दे मगर पूरा अच्छे से दिखाई ना दे, पूरा साफ साफ क्लियर दिखाई ना दे, तो उसे हम पारभासी कहेंगे। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की पूरी मात्रा पार ना हो, आंशिक मात्रा ही पार हो सके, अर्थात जिनके आर पार स्पष्ट दिखाई ना दे, पारभासी कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की पूरी मात्रा पार ना हो, पूरा पूरा प्रकाश पार ना हो, आंशिक मात्रा एकदम हल्का पार हो, जिनके आर पार स्पष्ट दिखाई ना दे, उस पर भाषी कहते हैं। जैसे आप कांच ले लीजिए और उस कांच को घिस दीजिए, घिस करके आप देखिएगा साफ साफ दिखाई नहीं देगा। या आपके पास पुराने मतलब पुराना स्केल हो गया होगा जो कुछ साल का होगा, 2-3 साल का, तो आप उसको देखिए कॉपी पर उसका आर पार दिखाई नहीं देता है। अब पेज में तो जो है पन्ना, जो है पन्ना को उस तरफ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब उस पन्ना पे आप तेल लगा दीजिएगा या घी लग जाएगा तो उस पन्ना के पीछे छपे जो अक्षर है उसको भी वो भी दिखाई देने लगता है। फिर आगे है बटर पेपर है, उसी को बोलते हैं, जो तेल लगा हुआ पेपर होता है उसको बटर पेपर बोलते हैं। चमड़ा हो गया, चमड़ा आप बचपन में टॉर्च जलाए होंगे, हाथ पैसे किए होंगे, टॉर्च जलाए होंगे, टॉर्च देखते हो कि इधर लाल लाल दिखाई देता है तो कहते थे बचपन में कि मेरा हाथ देखिए कितना लाल है, ये है वो। तो वो भी है कि पारदर्शी है। रक्त भी पारदर्शी है, दूध भी थोड़ा सा पारभासी, सॉरी पारभासी है, रक्त भी पारभासी है, चमड़ा भी पारभासी है, दूध भी पारभासी है, तो ये सब पारभासी है। आप कभी कभी बचपन में बलून लिए होंगे और बलून को देखते होंगे, लाइट को देखते होंगे कि लाइट कैसा दिखाई देता है बलून में,
तो लाइट पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि लाइट दिखाई दे रहा है। आप कभी कमरे में सोए हुए हैं और आपकी मम्मी आकर के लाइट जला देती है, तो भी आपको पता चल जाता है कि लाइट जल रहा है। अगर लाइट जलता हुआ दिखाई आपको पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि लाइट जल गया, तो आंख का जो पलक है वो भी पारभासी होता है। आग की पलक, धुआं, धुआं देखिए कि धुआं के आर पार दिखाई देता है लेकिन पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो यह भी पारभासी हुआ। कुहासा, जब कुहासा आप लोग कुहासे के जाड़े के समय देखते हैं, तो देखते हैं कि कुछ कुछ स्पष्ट चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप जैसे जैसे जाते देखते हैं कुहासा भागते जा रहा है, कुहासा भाग नहीं रहा है, हर जगह कुहासा है, लेकिन आगे जाकर कोई इतना घना हो जाता है कि आगे का दिखना बंद हो जाता है, लेकिन जहां पर हम होते हैं, जहां तक प्रकाश जा रही है, तो वहां तक चीजें हल्की हल्की दिखाई देती है, तो वो भी पारभासी है। कुहासा, बादल, बादल देखते हैं कि छिटपुट बादल रहता है, उसके ऊपर भी देखते हैं कि तारा दिखाई देता है, कभी चंद्रमा दिखाई देता है, तो वो भी पारभासी है। बैलून का रबड़ जो है, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ये सब पारभासी के एग्जाम्पल है। किरण आरेख क्या है? देखिए फिजिक्स में जब भी हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज, तो उसको डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम को ही हम लोग कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच दिए, अब लाइन खींचने से तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश किधर की ओर जा रहा है, तो अगर हम तीर लगा देंगे तो इसका मतलब है कि प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो इसी पथ को दर्शाने के लिए जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जो आलेख बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं किरण आरेख बोलते हैं। समतल दर्पण आप किस प्रकार बनाएंगे? आपको समतल दर्पण बनाना है तो आप किस प्रकार से बनाइए कि समतल दर्पण बन जाएगा? तो सबसे पहले आपको एक चिकना कांच की प्लेट लेना है, समतल कांच की प्लेट लेना है, और उस कांच की प्लेट के एक सतह पर कोई भी एक सतह आप कांच लीजिए जिसके आर पार दिखाई देता हो, समतल होना चाहिए, गोलाकार नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समतल प्लेन होना चाहिए। और उस कांच के एक तरफ आप चांदी की कलई कर दीजिए, यानी कि चांदी का पानी चढ़ा दीजिए। चमकीला चीज होता है, चांदी बहुत रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो चांदी की एक परत चढ़ा देंगे हम, और परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर पेंट कर देंगे। पेंट इसलिए की जाती है ताकि चांदी की कलई खराब ना हो। जो चांदी का हम लोग पानी चढ़ाते हैं, उस चांदी के पानी को हम विज्ञान की भाषा में रजतीत कहते हैं, या चांदी की कलई कहते हैं। तो समतल दर्पण किस पर बनाएंगे? सर्वप्रथम एक चिकनी कांच की समतल प्लेट को लेकर उसकी एक सतह पर चांदी की कलई, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं रजतीत, रजतीत कर दी जाती है, तथा एक गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है, जिससे कांच समतल दर्पण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही आप उसमें पेंट चढ़ाते हैं, रजतीत कर देते हैं, फिर पेंट चढ़ा देते हैं, तो वो आपको कांच जो है अब आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, जो भी चीज प्रकाश जा रहा है वो टकरा करके वापस फिर से आ जाएगा, जिससे वस्तु जो भी उसके सामने खड़ा होगा आईना के सामने, वही हमको दिखाई देने लगेगा। अब पेंट क्यों चाहते हैं हम लोग? तो पेंट इसलिए चाहते हैं कि चांदी की जो कलई की है, रजतीत किए हैं, वो खराब ना हो जाए, इसीलिए पेंट चढ़ा दी जाती है। तो समतल दर्पण में पेंट इसलिए किया जाता है ताकि चांदी की कलई खराब ना हो। आपतित किरण किसे कहते हैं? अब देखिए समझिएगा इसको ध्यान से। अब यहीं से हम लोग का मेन जो है, हम लोग जो इसके पीछे पढ़ रहे थे, तो वो छोटे आप क्लासों में पढ़े होंगे, और यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यही से हम लोग का मेन पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th लेवल का। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी भी सतह पर कोई किरण पकड़ पड़ती है, तो उस पड़ने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। किरणी अगर आई तो आपतित, किरणी अगर आई किसी सतह पर टकराई, तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक सतह है हमारा, ये समतल प्लेट, कांच की प्लेट है इस तरह से, और कोई किरण इस पर पकड़ा, टकराया, यहाँ से किरण आई इधर से और ये टकराई, तो ये जो टकराने वाली किरण है, इसी को हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर चिकना सतह है, सरफेस है, और उस पर कोई किरण आएगी, टकराएगी, तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो किरण पार कर जाएगी, या किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली आएगी। तो अगर पार कर जाएगी तो उसे पार प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, लेकिन टकरा करके वापस आ गई, जैसे अगर आप आईने के सामने खड़े हैं, तो आईना में आखिर क्यों आपका प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों छवि दिखाई दे रहा है? प्रकाश की किरण आपके शरीर से टकराई,
टकराने के बाद फिर आईना पे गई और आईना पे टकराई और टकराने के बाद फिर आपकी आंखों पर आई, तब आपको आईना के पीछे जो आदमी खड़ा है वो दिखाई दे रहा है, यानी आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो जो किरण आई है या तो किसी सतह पर पड़ेगी तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पार कर जाएगी या टकरा करके वापस चली आएगी। तो जब टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली आएगी तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जब कोई किरण किसी सतह पर पड़ती है तथा टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है, इधर से किरण आई, टकरा गई इस पर, टकराने के बाद ये किरण इधर की ओर मुड़ जाएगी तो इसको बोलेंगे परावर्तन, इसको हम बोलेंगे परावर्तन। अगर सिंपल कांच की प्लेट है तो यहां से अगर हम प्रकाश की किरण को डालेंगे इस पर तो ये पार कर जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, एक है कि पार कर जाएगी और एक टकरा करके वापस आ जाएगी। तो इस कंडीशन को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन में। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। यानी कि किरण आई तो आपतित किरण आई तो आपतित और टकरा करके इधर की ओर चली गई, तो जाने की जो टकरा करके वापस लौट रही किरण, तो उस लौटती हुई किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो कोई किरण जो है, ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग फिगर में कि एक लाइन खींचते हैं और उसके नीचे एक छोटा छोटा डैश लगाते हैं ताकि ये समतल दर्पण का ये सिंबल हो जाता है। कोई किरण यहाँ पे आई और टकराई तो किसी न किसी बिंदु पर टकराई होगी, इस बिंदु पर टकराई, इस बिंदु पर टकराई यहाँ पर। तो जिस बिंदु पर टकराई है इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इसको हम बोलेंगे सॉरी आपतन बिंदु बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर टकराई उसे आपतन बिंदु, इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। किरण आई तो आपतित किरण, टकराई आई टकराई तो आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद इधर की ओर चली गई तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। अभिलंब क्या है? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यह हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर हम यहां से एक अभिलंब खींच रहे हैं। अभिलंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना होगा। यहां से हम इस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसी को हम बोलेंगे अभिलंब। लंब का मतलब आप जानते होंगे, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब कहते हैं। लेकिन चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो फिजिक्स में लंब का नाम बदलकर रहता है अभिलंब। इसको नॉर्मल बोला जाता है अंग्रेजी में। तो जो लंब अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये किरण जो आई तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको हम एक बार और बनाते हैं इसको हम, और सबको अलग अलग कलर से समझाते हैं आपको हम। इस तरह से ये हमारा दर्पण हो गया, इसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। इधर से कोई किरण आई तो ये हो गया आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलेंगे हम आपतन बिंदु। अब ये किरण आई है तो जाहिर सी बात है टकरा करके उसी माध्यम में लौटेगी। तो जो लौटती हुई किरण है, ये लौटती हुई किरण इधर की ओर टकरा करके जाएगी तो इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। तो इसमें हम 3-4 चीज समझे कि किरण किसी सतह पर आकर के टकराती है तो उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकरा गई उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो प्रकाश का परावर्तन आप किसे कहेंगे? तो किसी माध्यम में चलकर प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है
उस सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस पूरी प्रकाश की जो घटना है इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे हम। अब यहां पर है आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब, इस पे एक चीज और बनाना रह गया, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहेंगे हम, तो 90 डिग्री के जब कोण बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 90 डिग्री कोण बनाएंगे। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, देखिए आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, इस लंब को हम कहेंगे अभिलंब, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में लंब को अभिलंब से जानते हैं, तो यह अभिलंब हो गया हमारा। अब आप समझिएगा कि कोई किरण आपतित किरण है आई, और यहां अभिलंब है, तो कुछ तो कोण बना के आ रही होगी, ये एंगल कुछ ना कुछ तो यहां पर एंगल होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा यहां पर। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई, और इसे हम कहते हैं आपतित आपतन कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का डिफिनेशन कैसे देंगे हम, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये जो आपतित किरण है हमारा रेड वाला, ये आप अभिलंब जो है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और इधर का जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है, इसको हम लोग बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, तो आपतित हो गया, किरण आई तो आपतित, जो किरण आ रही है सतह पर टकरा रही है, जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण, बिंदु का नाम आपतन बिंदु। लेकिन इस साइड का आप देखिएगा तो ये सब परावर्तित किरण है, तो परावर्तन कोण होगा। अब इसका डिफिनेशन देना होगा अगर आपतन कोण का, तो क्या दीजिएगा, तो आपतन कोण का डिफिनेशन हम देंगे कि कोई किरण की सतह पर पड़ रही है, ठीक है, इसी बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है, तो इस किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बन रहा है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन देंगे हम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यही है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अब आई में भी जो है छोटकी आई से सूचित करते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे होता है इसलिए आई सूचित करते हैं। परावर्तन कोण का डिफिनेशन क्या दीजिएगा, तो देखिए किसकी किसके बीच में बन रहा है कोण, तो ये हमारा है, ये हमारा बन रहा है परावर्तित किरण है, और ये हमारा अभिलंब है, इनके बीच बना हुआ कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को छोटकी आर जो है इसी से सूचित करते हैं। जो यहाँ पर हम डायग्राम बनाए हैं वही डायग्राम यहाँ पर है, आप समझ लीजिए। देखिए ये वाला जो किरण है ये आई है, तो आपतित किरण हो गई, आपतित किरण इस बिंदु पर टकराई है तो इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु पर हम खींचे हैं ऊपर की ओर तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब। अब यहां से किरण इधर की ओर टकरा के चली गई है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, इसके बीच बना जो कोण है उसको हम आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण, और ये हमारा परावर्तन कोण हो गया। अब प्रश्न आता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, आखिर जो परावर्तित होगा, विज्ञान में हर चीज का एक नियम है, तो परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जो पहला नंबर नियम कहता है वो कहता है कि जो आपतन कोण है, ये जो कोण होगा जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना ही डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा, ये दोनों सेम होगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती सोच लेते हैं कि एंगल इधर से बन रहा है, ये गलत है, इधर एंगल नहीं होता है। एंगल जब भी बनेगा तो वो अभिलंब और किरण के बीच में बनेगा, हमेशा ये बस बात का ध्यान रखिएगा। ये अभिलंब हमारा 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, इनके बीच में कोण जो होगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नंबर नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये कोण है जितना एंगल आप इधर की ओर कीजिएगा, जितना एंगल इसके साथ बन के जा रहा होगा उतना ही एंगल पर परावर्तित भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई 30 डिग्री के एंगल पर लाइट यहां से मार रहा है, कोई टॉर्च है जो अभिलंब के साथ 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री के एंगल पर ही ये क्या होगा, लाइट निकलेगा। एंगल अगर 60 कर दीजिएगा तो एंगल 60 डिग्री के एंगल पर ही वो परावर्तित होगा।
दूसरा नंबर नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जो ये लाइन आप देख रहे हैं कि यहां से इसे जो आप डाले तो यहां से इधर की ओर निकल जाएगा लाइट। तो ये जो तीनों है और अभिलंब है ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि इस बोर्ड पे अगर कोई लाइट मारा यहाँ पर तो लाइट इधर निकलेगा। ऐसा नहीं हो कि लाइट नीचे की ओर चला जाएगा। अगर ऊपर से इसे मारेंगे तब नीचे की ओर जाएगा, साइड से अगर तिरछा इस तरह से लाइट जाएगा तो इधर की ओर निकलेगा। यानी कि तीनों से अगर हम खींचेंगे तो एक प्लेन, एक समतल में ही आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब बात आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बात यही है कि यहाँ सॉरी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप समझिए कभी छाया कैसे बनता है। तो छाया सॉरी प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब और छाया में थोड़ा सा अंतर है, छाया का जब नाम आया है तो बताते हैं। प्रकाश के मार्ग में जो भी पदार्थ आएगा उसकी प्रकाश जो है अवरोध उत्पन्न होगा, उसकी वह छाया बना देगा। छाया जो होता है वो हमेशा काला होता है, उस पर स्पष्टीकरण नहीं होता, उस पर कोई स्पष्ट नहीं होता है कि किसका छाया है। एक कुत्ता का छाया और अगर आदमी उसी पोजीशन में बैठा है अगर उस स्टाइल में तो उसका छाया दोनों का सेम आएगा, हो सकता है छोटा बड़ा हो जाए। लेकिन प्रतिबिंब अलग चीज होता है। प्रतिबिंब में उसकी छवि दिखाई देती है, जिस कलर का है वो उस कलर का दिखाई देगा, जिस तरह का जिस साइज में है वो साइज में दिखाई देगा, तो वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी भी ऐसे तो प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो बहुत सारी किरणें निकलती है, एक किरण नहीं निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती है। लेकिन हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए दो किरण का प्रयोग करेंगे। हम वनली वनली दो किरण का हम लोग प्रयोग करेंगे कि दो किरण से हम दिखाएंगे कि कैसे लाइट जा रहा है या आ रहा है, सिर्फ दो किरण का लेके चलेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कोई भी बिंदु से आ रहा हो प्रकाश की किरणें आ रहा है, किसी सतह पर टकरा रहा है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएगा या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा उसे उस बिंदु का हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे हम। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकरा रहा है, परावर्तित हो रहा है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएगा, जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऊपर वाला जो परिभाषा है, आप इस परिभाषा में देख रहे हो कि दो प्रकार की चीजें हैं। एक है कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दो प्रकार की बातें इसमें है, एक तो मिल रहा है, एक है मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। अगर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, नहीं मिलेगा प्रतीत होगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आपको ये परिभाषा याद हो गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखना होगा तो यहां पर लिख दीजिए कि मिलती है, उसके बाद लिखते हैं कि उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर काल्पनिक लिखना है तो इस लाइन को हटा देना होगा कि जिस बिंदु पर मिलती है इसको हटा दीजिए, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का का फोटो है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है, ये उल्टा दिखाई देगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसी चैनल पे हम पहले एक वीडियो डाले हुए हैं, प्रैक्टिकल कराते थे यहाँ पे क्लास में बच्चों को, तो उसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। डीपली समझाया गया है और प्रकाश की जो 10th क्लास में जब पढ़ना है 6 को हटना है, प्रकाश का वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो आप उस वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं और उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तव में उल्टा कैसे होता है, क्योंकि उसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ किए हुए हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम हमेशा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें मिलेगा नहीं, इसमें टकराएगा नहीं, आपको फीलिंग होगा कि हाँ इस बिंदु पर आ रहा है, इस बिंदु पर टकरा रहा है, इस बिंदु से मिल रहा है, इस बिंदु से आ रहा होगा किरण, तो ये आपको फीलिंग होगा। इसमें वास्तव में किरण आ रही जब हम खींचेंगे तो इसमें कोई किरण मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसे उस बिंदु का हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ये उल्टा नहीं होगा। वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफिस में अगर मान लीजिए आपको आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का जो है बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप लिख सकते हैं। पहला नंबर डिफिनेशन दे दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। आभासी में लिख दीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। और दो कारण ये दे देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये कारण दे देना है। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखा दर्शाते हैं। एक चीज है कि जैसे विज्ञान में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो चीज रियल ना हो, इमेजिनरी हो, जिसको हम कल्पना कर रहे हो, तो उसको वास्तविक रेखा से नहीं दिखाते हैं, उसको टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, ताकि हमको फीलिंग रहे कि हाँ ये चीज हम वास्तव में नहीं है, वो बनाया गया है, दिखाया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है प्रश्न पूछता है, तो आप इस तरह से बना करके उसको लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती, पहला नंबर पे डेफिनेशन है, पहले नंबर पे आप परिभाषा दे दीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। इसमें क्या कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। इसमें हम बोलेंगे कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इसे बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया सकता है और आभासी को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये समतल दर्पण जो है अब हम लोग अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे क्लास 10th की सारी वीडियो जो है, 10th की जो है, मैथमेटिक्स की जो है, आपको इस पर बना करके सेव कर दी गई है। आप वहाँ से देख कर लाभ उठा सकते हैं और फिजिक्स हम हर संडे को मतलब कि डालते जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।